हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज हम स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट का 3rd चैप्टर शाल पढ़ने वाले हैं। शाल ये पाठ लेखक राघव जाधव ने लिखा है। यहाँ पर इनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर लिखा है। इसे मराठी में रीड कैसे करेंगे? 1932 ते 2016। अब प्रस्तावना देख लेते हैं। शाल हा पाठ लेखक राघव जाधव यांनी लिहिला आहे। शाल ये पाठ लेखक राघव जाधव इन्होंने लिखा है। जैसा कि हमने देखा, शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत। शालीभोवती मतलब शाल से रिलेटेड लेखकाच्या आठवणी। आठवणी मतलब लेखक की जितनी भी यादें हैं वो इस पाठ में बताई गई है। शाल ही प्रतीकात्मक आहे। प्रतीकात्मक मतलब शाल ये सम्मान का प्रतीक है, मतलब सिंबल है। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। शालीमुळे मतलब शाल की वजह से हमारे अंदर जो शालीनता आती है, मतलब नम्रता आती है, उसके बारे में बताया गया है। जैसे किसी का सम्मान करने के लिए शाल दी जाती है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे ओकेजन पर बड़ी बड़ी हस्तियों को नारियल और शाल दिया जाता है। तो शाल ये क्या बताती है? शालीनता मतलब बड़प्पन। ओके, आगे, वस्तूशी निगडित कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग त्याचे मानवी संदर्भच सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरतात। वस्तूशी निगडित मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर हमारी यादें या प्रसंग मतलब कोई भी घटना, इंसिडेंट जुड़ा होता है, तो वो हमारे लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास भी बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी को देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। ओके, शाल के बारे में हमें पता ही है कि शाल ये ठंडी के मौसम में ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और शाल का यूज़ किसी का सम्मान, आदर करने के लिए भी किया जाता है। तो इस लेसन में हम इसी शाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब लेसन शुरू करते हैं। इस पाठ में लेखक राघव जाधव अपने से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम उनसे जुड़ी पहली घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। एक बार मैं यानी लेखक राघव जाधव पु ल देशपांडे, जो कि प्रसिद्ध फेमस लेखक थे, उनका पूरा नाम पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे था, तो उनके पास त्यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो। निमित्ताने मतलब कारणाने, काम से। अब यहाँ पे पहले मराठी में मीनिंग लिखा हुआ है और रेड कलर में हिंदी में लिखा हुआ है। तो निमित्ताने मतलब काम से, काम के सिलसिले में। तो एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो, कि एक बार मैं पु ल देशपांडे के पास कुछ काम के सिलसिले में गया था। काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो। निघण्याच्या बेतात असणे ये वाक्य प्रचार है। तो इसका मीनिंग है जाण्याच्या तैयारीत असणे, हिंदी में जाने की तैयारी में रहना। तो काम पूरा होने पर मैं वहाँ से निकलने ही वाला था, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? उतने में सुनीताबाई ने मुझे रोक लिया। सुनीताबाई ये पु ल देशपांडे की पत्नी है, ये भी प्रसिद्ध लेखिका है। सो सुनीताबाई ने लेखक को रोका और उनसे पूछा कि तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय, कि अगर मैं आपको शाल दूंगी तो चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले। एका पायावर हो म्हणणे ये भी वाक्य प्रचार है। इसका मतलब पूर्णपणे सहमति दर्शवणे, हिंदी में तुरंत हाँ कहना, तुरंत हामी भरना। तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने तुरंत हाँ कह दिया। पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला। गौरव मीन्स सम्मान, सम्मान की बात लगना। तो लेखक कहते हैं कि मुझे पु ल और सुनीताबाई इनके हाथों शाल मिली तो ये मुझे बहुत सम्मान की बात लगी। ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सूटकेसमध्ये ठेवून दिली। लेखक ने वो शाल अपने कमरे में एक सूटकेस में संभाल कर रख दिया। वापरली मात्र कधीच नाही। वापरली मीन्स वापरणे, उपयोग करना। उसका इस्तेमाल, वापरली मात्र कधीच नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो उसको यूज़ करके ख़राब नहीं करना चाहते थे। ओके, यहाँ पर लेखक अपने से जुड़ी दूसरी घटना के बारे में बता रहे हैं, जो कि ठंडी के मौसम की है। ओके,
पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो। पुढे मतलब आगे, वाईला, वाई एक जगह है जो कि सातारा जिले में है, तो वहाँ पर विश्वकोश के अध्यक्ष के रूप में लेखक गए थे। अब विश्वकोश मतलब सर्व विषयांचे सखोल ज्ञान देणारी पुस्तक, सभी विषयों की जानकारी देने वाली किताब। ओके। तिथे नदीकाठच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। वहाँ नदी के किनारे प्राज्ञ स्कूल था। उस स्कूल के एक खोली में यानी रूम में रह रहे थे लेखक, उस रूम में रह रहे थे। खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या। उस खोली के दक्षिण दिशा की खिड़की से कृष्णा नदी दिखती थी। उस नदी का प्रवाह चिंचोड़िया, चिंचोड़िया प्रवाह मीन्स बारीक ओग, धीमी गति। चिंचोड़िया मीन्स बहुत धीमी स्पीड में, उसका फ्लो बहुत धीमा था। उस नदी का पानी बहुत धीमी गति में बहता था, बहुत धीमे स्पीड में बहता था। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। उस ठंडी के मौसम में, लेखक बता रहे ठंडीच्या दिवसात, मतलब उस ठंडी के मौसम में एक बाई, एक औरत माझ्या खिड़कीखाली, उनके खिड़की से दिखने वाली कृष्णा नदी के घाट, घाट मीन्स दगड़ी पायरिया, पत्थरों की सीढ़ी, घाटाच्या छोट्या तटावर, तट मीन्स किनारा, तो पत्थरों की सीढ़ी के एक किनारे वो अपने बच्चे को एक टोपलीट, टोपलीट मतलब एक टोकरी में रखकर मछली पकड़ने का काम कर रही थी। ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। उद्योगात, उद्योग मतलब कामकाज, तो मछली पकड़ने का काम कर रही थी। ओके। तिचे बाळ कडाक्याचे थंडीने कुडकुडत रडत होते। उसका बच्चा कडाक्याचे थंडीने, कडाक्याची थंडी मतलब खूप गारठा असलेली थंडी, मतलब कड़ाके की ठंडी। कुडकुडत, कुडकुडत मतलब थरथर काँपणे, थरथर काँपना। तो उसका बच्चा कड़ाके की ठंडी से थरथर काँपते हुए रो रहा था। पण आई तिकडे बघत ही नव्हती, लेकिन उस बच्चे की माँ उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। मला मात्र राहवले नहीं। लेखक बोल रहे हैं कि ये दृश्य देखकर उनसे रहा नहीं गया, मतलब कि ये सीन देखकर, बच्चे का रोना देखकर उनसे रहा नहीं गया। आणि मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली, और लेखक बोल रहे हैं कि ये सीन देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और उन्होंने सूटकेस में से पुलकित शाल निकाली जो कि पुल देशपांडे और उनकी पत्नी सुनीताबाई ने दी थी, इसलिए उसे नाम दिया पुलकित शाल। तो लेखक बोल रहे हैं कि मी सूटकेसमधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। तो हाक मारली, हाक मारने मीन्स ये वाक्य प्रचार है, इसका मतलब बोलावणे, किसी को बुलाना मतलब हाक मारना। तो लेखक ने वो शाल निकाली और 5-50 रुपये, 5-50 रुपये की नोट निकाली और उस औरत को बुलाया। हाक मारली मतलब उस औरत को बुलाया। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, और खिड़की से लेखक ने उसे सब कुछ दे दिया और बोला, त्या बाळाला आधी शाळीत गुंडाळ, गुंडाळ मीन्स लपेटून घे, लपेटना, कि उस बच्चे को पहले शाल में लपेटो आणि मग मासे मारत बैस और फिर मच्छी पकड़ने का काम करना। ओके। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती। ऊब मीन्स उष्णता, प्रसन्नता। ऊब मतलब शाल से मिलने वाली उष्णता होती है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग प्रसन्नता दिया गया है। ओके। मतलब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि पुल देशपांडे ने मुझे जब शाल दी तो उस समय मुझे जो खुशी हुई थी, उससे कई गुना खुशी जब मैंने उस शाल को बच्चे के लिए दिया, उसका सही इस्तेमाल किया, तब मुझे ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए लेखक बोल रहे हैं कि या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती। ओके। यहाँ पर लेखक अपने से जुड़ी तीसरी घटना के बारे में बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत। कविवर्य नारायण सुर्वे ये लेखक के अच्छे मित्र थे। ये बहुत बड़े महान कवि थे। हमारी 10वीं की मराठी की किताब में भी इनकी कविता 2 दिवस दी गई है।
इनके बारे में लेखक बता रहे हैं कि उनको बहुत सारे सभा सम्मेलनों में जाना पड़ता था। मतलब कवी नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलने गाजवत, गाजवत मीन्स उपस्थित असणे, उपस्थित रहना, जाना पड़ता था उनको, सभा संमेलनों में जाना पड़ता था। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले। पुढे, पुढे मीन्स आगे, आगे चलकर वो साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बन गए। साहित्य सम्मेलन मतलब लिटरेसी कॉन्फ्रेंस। परिणामतः, परिणामतः मतलब उसका रिजल्ट ऐसा हुआ की त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। अहोरात्र मतलब रात्रंदिवस, दिन रात, भरती मीन्स प्रेक्षकांची गर्दी, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं, भरती। तो उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि उनका प्रोग्राम, उनका कार्यक्रम देखने के लिए दिन रात लोगों की भीड़ लगी रहती थी। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही। श्रीफळ मतलब नारळ और हिंदी में क्या बोलेंगे, नारियल। तो हर एक कार्यक्रम में उनका सम्मान, उनका आदर करने के लिए शाल और श्रीफल मतलब नारियल दिया जाता था। जब किसी का सम्मान करने के लिए नारियल दिया जाता है तो उसे मराठी में श्रीफल कहते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए और हर कार्यक्रम में उनको सम्मान के तौर पर शाल और श्रीफल दिया जाता था। तो उनके पास बहुत सारी शाल जमा होने लगी। एकदा ते म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे। शालीन मीन्स सात्विक वृत्तीचा, नम्र, नम्रता, तो उसे क्या बोलते हैं, शालीन। तो वो एक दिन लेखक से ऐसे ही हंसी में बोल पड़े कि शाल लेते लेते मैं शालीन बनता जा रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ते जा रहा है और मैं नम्र शालीन बनते जा रहा हूँ। ओके, आगे देखते हैं। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोज माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती। उपरोधिक खोज मतलब मनाला लागेल असे, मन को लगने वाली बात, मन को कोई बात चुभने वाली, तो उसे बोलते हैं उपरोधिक खोज। तो जब लेखक ने ये सुना तो लेखक बोल रहे हैं कि जो बात उन्होंने बोली वो मन को चुभने वाली थी और ये किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो पहले से ही एक नम्र, एक दयालु इंसान है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि शाल लेते लेते मैं शालीन बनते जा रहा हूँ, जबकि वो पहले से ही नम्र इंसान थे। ओके, शाल व शालीनता यांचा संबंध काय। अब शाल और शालीनता में क्या संबंध है? क्या शाल पहनने से इंसान शालीन बनता है या पहले से ही इंसान शालीन होता है? लेखक बोल रहे हैं कि शाल पहनने से अगर इंसान में शालीनता आती है तो वो सही नहीं है। ओके, खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते। सच में वो इंसान शालीन तब होता है जब उसके पास शाल न हो तो भी वो शालीन हो, तो उसको शालीनता शोभती है, तो उसको शालीनता शोभा देती है। ओके, सुर्वे मुळातच शालीन, जैसे सुर्वे जन्म से ही शालीन है, शाल पहनने से वो शालीन बने हैं तो ये बात नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो पहले से ही शालीन इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 लोग शाल पहनकर घूमते हैं तो सबके सब शालीन इंसान है, ये नहीं कहा जा सकता। ओके, शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही। क्षीण मतलब कम, कि उनको इतनी शाल मिल चुकी थी, शाल की बरसात उन पर हो रही थी, फिर भी उनके अंदर की शालीनता कभी गायब नहीं हुई, कभी कम नहीं हुई। क्षीण मतलब कम, कभी कम नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ लोग तरक्की करने के बाद अमीर बन जाते हैं तो उनके अंदर की शालीनता कम होती जाती है, उनके अंदर घमंड आ जाता है, लेकिन नारायण सुर्वे के साथ ऐसा नहीं था। इसका मतलब है कि चाहे हमारा कोई सम्मान करे या फिर ना करे, लेकिन हमारे अंदर शालीनता मीन्स नम्रता होनी ही चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन दें। लेखक कवि नारायण सुर्वे से बोल रहे हैं कि अगर शाल से शालीनता आती है, शालीमुळे शालीनता येत असेल, अगर शाल से शालीनता आती है तो तर मी कर्जबाजारी होईन। कर्जबाजारी होणे ये वाक्य प्रचार है। इसका मतलब
कि मराठी में कर्जात बुडून जाणे और हिंदी में कर्ज में डूब जाना। भिकेला लागेन, भिकेला लागणे ये भी वाक्य प्रचार है, इसका मतलब दारिद्र्य वाट्याला येणे और हिंदी में भीख मांगना। ओके, तो यहाँ पर लेखक कवि नारायण सुर्वे से बोल रहे हैं कि अगर शाल से शालीनता आती है तो मैं शाल खरीदूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कर्जा लेना पड़े या फिर भीख मांगनी पड़े, तो वो भी मैं करूँगा। पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेचच नेऊन देईन। शेकडो मतलब 100 और हिंदी में सैकड़ों। तो लेखक बोल रहे हैं कि मैं सैकड़ों शाल खरीद कर लोगों को मैं एक एक शाल तुरंत लाकर दे दूंगा। ये लेखक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग समाज में देखते हैं कि थोड़ी भी नम्रता हमारे अंदर नहीं है। हम लोग ईगो में फंसे हुए हैं, हम लोग अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मानने लगे। इसीलिए लेखक नारायण सुर्वे ये कह रहे हैं कि अगर शाल से लोगों में नम्रता आती है तो मैं लोगों को शाल देकर नम्र बनाऊंगा। ओके, यावर तो शालीन कवि मनापासून हंसला। ये सुनकर नारायण सुर्वे मन से हंसने लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि शाल की वजह से इंसान में शालीनता नहीं आती। ओके, आगे, शालीमुळे शालीनता येते की जाते। लेखक यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि शाल की वजह से इंसान के अंदर शालीनता आती है या जाती है। या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। अगर ये प्रश्न लेखक कह रहे हैं कि मुझसे पूछा जाए तो मेरा उत्तर होगा कि जाती है। अगर इंसान को शाल से सम्मानित किया जाए तो उसकी शालीनता चली जाएगी। यहाँ पर नारायण सुर्वे के बारे में ऐसा नहीं है। उनके ऊपर शाल की बरसात होने के बावजूद उनकी शालीनता कभी कम नहीं हुई। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। गमावून बसणे ये भी वाक्य प्रचार है, इसका मतलब असलेले हरवून जाने, मतलब जो भी अपने पास है वो खो देना। ओके, तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि सम्मान करने के रूप में हमें सच में एक शालीन जग खो देने का बड़ा खतरा बना रहेगा। धोखाच मोटा है, धोखाच मोटा है मतलब बड़ा खतरा बना रहेगा। इस दुनिया में ऐसा है कि जितना हम लोगों का सम्मान करेंगे तो लोगों में घमंड बढ़ते जाता है और इससे एक शालीन दुनिया खो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर लेखक अपने से जुड़ी चौथी घटना के बारे में बता रहे हैं। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाच्या बिनविरोध अध्यक्ष झालो। बिनविरोध मतलब विरोध न होता, बिना किसी रुकावट के। 2004 साल में मराठी साहित्य सम्मेलन, इस सम्मेलन के बिनविरोध अध्यक्ष बने। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि 2004 साल में वे मराठी साहित्य सम्मेलन के बिनविरोध अध्यक्ष बने। बिनविरोध मतलब उनके कंपैरिजन में, उनके मुकाबले में वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए लोगों ने उन्हीं को अध्यक्ष बनाया। ओके, आगे, तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। तत्कालीन मीन्स त्या काळातील, तुरंत मतलब तुरंत अध्यक्ष बनने के 1-2 सालों में मुझे लोग सम्मानित करने लगे और शाल की बरसात मुझ पर होने लगी। वर्षाव मीन्स बरसात, तो शाल की बरसात मुझ पर होने लगी। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। एवढ्या शाली जमत गेल्या, इतने शाल जमा होते गए कि माझ्या 8x6च्या खोलीत त्यांना ठेवणे शक्य नव्हते, कि मेरे 8x6 के रूम में उन शालों को रखना शक्य मतलब मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। ओके, मग मी सगळ्या शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। मग मी शालींचे गोठोडे, गोठोडे मीन्स बोचके, गठरी मतलब शाल को एक साथ सबको लपेट कर उन्होंने गठरी बना ली थी उसकी, तो गोठोडे मतलब क्या होता है, गठरी। ओके, तो फिर लेखक बोल रहे हैं कि मैंने सारी शाल की गठरी बनाई, गठरी को बांधकर नज़दीकी दोस्त के पास रख दिया, निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। निकटवर्ती मतलब क्या, नज़दीक का, तो नज़दीक के मित्र के पास, दोस्त के पास रख दिया व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। सर्वाधिकार मतलब सर्व हक, सब अधिकार, और उसको सारा अधिकार दे दिया
कि शाल को इस्तेमाल करो या फिर उसके साथ कुछ और करना है तो करो। बिचारा अति प्रामाणिक, बिचारा अति प्रामाणिक, अति प्रामाणिक मीन्स खूब ईमानी, बहुत ईमानदार, मतलब बेचारा अति प्रामाणिक मतलब भरोसे लायक। वो इंसान इतना ईमानदार था कि उसकी भी छोटी सी खोली होने के बावजूद उसने शाल संभाल कर रखा, इसीलिए लेखक ने उसको बेचारा कहा है, बेचारा अति प्रामाणिक। ओके, आगे, हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। श्रमिक कष्टकरी मजदूर, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, श्रमिक। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि धीरे धीरे मैंने उन सभी शालों को गरीब मजदूरों में बांट दिया। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। याच सुमारास, याच सुमारास मतलब उसी वक्त, शनिवार पेठ, शनिवार पेठ ये जगह है, ये जगह पूना में है। ओके, तो ओंकारेश्वर मंदिर ये शनिवार पेठ में शंकर जी का मंदिर है और वहाँ पर एक पुल है, पुल मतलब ब्रिज है, और लेखक हमेशा बहुधा, बहुधा मतलब बहुतेक वेळा, बहुत बार, तो लेखक वहाँ पर बहुधा हमेशा रोज शाम को वहाँ जाते थे। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे। कट्टा, दगड़ी चौतरा, कट्टा मीन्स दगड़ी चौतरा, पत्थर से बनी बैठने की जगह, उसको क्या बोलते हैं, कट्टा। तो वहाँ पर पत्थर से बना एक कट्टा था, वहाँ पर एक जगह थी वो, और कट्टे पर बैठना उनको बहुत अच्छा लगता था। ओके, एक दिवस काय घडले कि एक दिन क्या हुआ कि कड़क थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, कि कड़ाकी के ठंडी के दिनों में एक म्हातारा, म्हातारा मतलब बूढ़ा, अशक्त, अशक्त मीन्स दुबड़ा, कमजोर, अशक्त भिक्षेकरी, भिक्षेकरी मीन्स भीक मागणारा भिकारी। ओके, सो अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून, चिरगुटे, चिरगुटे मीन्स चिंध्या, कपड़ों की चिंदी, मतलब फटे फुटे जो कपड़े रहते हैं उसको बोलते हैं चिरगुटे। चिरगुटे टाकून व पांघरून, पांघरून मीन्स मतलब अंग झाकून, ओढ़कर, कोई चीज़ ओढ़कर, फटे फुटे कपड़े ओढ़कर बैठते तो उसे बोलते हैं पांघरून। पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। ओके, तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक दिवस काय घडले, कि एक दिन क्या हुआ कि कड़क थंडीच्या दिवसात, कड़ाके की ठंडी के दिनों में एक म्हातारा, एक बूढ़ा, अशक्त मतलब कमजोर, दुबला, भिक्षेकरी, भिकारी, उस कट्टे के बगल में, कट्ट्याला लागूनच मतलब उस कट्टे के बगल में चिरगुटे टाकून मतलब फटे फुटे कपड़े बिछाकर, और पांघरून, पांघरून मतलब उन्हीं फटे फुटे कपड़ों को ओढ़कर कुड़कुड़त बसल्याची मी पाहिले। कुड़कुड़त मतलब कांपते हुए वो बैठा था, ऐसा लेखक ने देखा। ओके, आगे देखते हैं। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरे दिन मैं 2 शाल लेकर ओंकारेश्वर के कट्टे के पास आया। पहले जब उन्होंने उस भिखारी को देखा था तो उनके पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए, तो इसलिए दूसरे दिन वो 2 शाल लेकर वहाँ पे गए। तो म्हातारा होताच, वो बूढ़ा इंसान वहीं पर था जहाँ पर लेखक ने पहले दिन देखा था। त्याला दोन्ही शाली दिल्या, उसको उन्होंने दोनों शाल दे दिया। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला। त्याने थरथरत्या हाताने, थरथरत्या हाताने मतलब कि कांपते हुए हाथों से मला नमस्कार केला, मुझे नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। उसके हाथ एक तो ठंडी से काँप रहे थे और दूसरा गरीबी की वजह से। ओके, पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वर जाण्यास उसंत लाभली नाही। उसके बाद 4-5 दिन लेखक को कुछ काम की वजह से, काही कामामुळे, कुछ काम की वजह से संध्याकाळी, संध्याकाळी मीन्स शाम को ओंकारेश्वर मंदिर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। उसंत लाभली नहीं, उसंत न लाभणे मीन्स ये वाक्य प्रचार है, इसका मतलब रिकामा वेळ न मिलने, मतलब फुर्सत नहीं मिलना, खाली समय नहीं मिलना, तो उनको वहाँ पर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। उसके बाद रोज की तरह मैं वहाँ हमेशा शाम को वहाँ आने जाने लगा। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली। वृद्धाची
वृद्धाची मीन्स वो म्हातारा, इसका मतलब म्हातारा बूढ़ा. मग अचानक त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली. तो अचानक से लेखक को उस बूढ़े भिखारी की याद आ गई जिसे उन्होंने शाल दी थी. तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच. तो लेखक तुरंत कट्टे के पास गया और उन्होंने सोचा कि वह बूढ़ा वहीं उन्हें मिलेगा, लेकिन वो बूढ़ा उस जगह पर जहाँ वह हमेशा होता था वहाँ पर नहीं मिला. ओके. तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावर चालू लागलो. तो उन्होंने सोचा कि चलो पुल पर चक्कर मारते हैं, इसलिए वो वहाँ से उठे और पुल पर से चलने लगे. ओके. आगे. पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला. मतलब पुल के पास बीच में वो बूढ़ा, मध्यावर मतलब बीच में वो बूढ़ा भिकारी, भिक्षेकरी भिकारी दिखाई दिया. मी लगबगीने त्यांच्याकडे गेलो. लगबगीने मतलब भर जल्दी जल्दी. मतलब जैसे ही लेखक ने उस बूढ़े भिखारी को देखा तो वो लगबगीने मतलब तेजी से उसके पास गए. पाहतो तो काय, तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर, तेच कुडकुडणे, तेच दीनवाणे जीणे. दीनवाणे मीन्स गरीब परिस्थिति, गरीब हालत. जीणे मीन्स जगणे, जीना. ओके. तो जब लेखक नज़दीक पहुँचे तो देखा कि वही फटे फुटे कपड़े बिछाकर वह बैठा था और वही फटे फुटे कपड़े, वही चिंदी, वही फटे फुटे कपड़े ओढ़कर बैठा था. पहले भी वही हुलिया था, अभी भी वही हुलिया है, अभी भी वही कापना, उसी तरीके की गरीब परिस्थिति में उसका जीना था. ओके. सो मी म्हटले, लेखक ने बोला कि बाबा तुम्ही मला ओळखले, कि बाबा क्या आपने मुझे पहचाना. त्याने नकारार्थी मान हलवली. उसने गर्दन ना के इशारे में हिलाया कि मतलब उसने लेखक को नहीं पहचाना. मग मीच म्हटले, तब मैंने ही कहा, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते. बाबा 5-6 दिन पहले मैंने आपको 2 शाल दिया था, याद आया. आठवते मीन्स याद आया. ओके. आगे. यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हात जोडून म्हणाला. खुल्ला मीन्स आनंदित होणे, खुश होना. तो ये बात सुनकर बूढ़ा खुश हो गया और पुनः हाथ जोड़ून म्हणाला, और फिर हाथ जोड़कर बोला कि हे भल्या माणसा. भल्या मीन्स अच्छा, चांगल्या. मराठी में चांगल्या और हिंदी में अच्छा. कि हे भल्या माणसा, तू लई मोठा. लई मीन्स खूप, बहुत. तू लई मोठा म्यासनी शाली दिल्या. म्यासने मीन्स मला और मुझे. तो बूढ़ा इंसान क्या बोल रहा है कि हे भले इंसान, तू बहुत महान है, तू लई मोठा म्यासनी शाली दिल्या, कि तूने मुझे शाल दी. पण बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील. म्या मीन्स मी, मैं भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील. लेकिन ये शाल जो आपने मुझे दी है, ये मुझ जैसे भिखारी को कैसे शोभा देंगी. त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट. उस शोभा से ज़्यादा मेरे पेट की आग मतलब भूख ज़्यादा ज़रूरी है. मी शाली इकल्या मीन्स बिकणे, बेचना. तो मैंने शाल को बेच दिया व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा, और 2-3 दिन पेट भरकर खाना खाया. आमचं हे असलं बिकट जीना. बिकट मीन्स कठिन, मुश्किल. तो इस तरीके से वो भिखारी बता रहा है कि इस तरीके से हमारा जीवन बहुत मुश्किल होता है. वो लेखक से बोल रहा है कि आपका बहुत उपकार है कि आपने मुझे शाल दी, और उस शाल की वजह से मैं 2-3 दिन पेट भर कर खा सका. ओके. तुझे लई उपकार आहेत बाबा, मतलब कि आपका बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर कि आपने मुझे शाल दी. ओके. आगे. शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. शालीची शोभा आणि शालीची ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब. अब यहाँ पर 2 डिफरेंस बताए गए हैं कि एक तरफ लोगों को शाल दी जाती है तो उससे उनको ऊब यानी खुशी मिलती है, वो खुश होते हैं. तो दूसरी तरफ ऐसा गरीब इंसान है
कि जिसके लिए पेट की आग जरूरी है, यानी उसकी भूख मिटाना जरूरी है। अब यहाँ पर एक तरफ ठंडी में शाल ओढ़ने से गर्माहट मिलती है, तो दूसरी तरफ अन्न से, खाने से गरीबों के पेट को गर्माहट मिलती है। ओके, भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहान लेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। अब यहाँ पर लेखक संदेश दे रहे हैं कि भूखेल्यास, भूखेल्यास मतलब भूखे को, कि भूखे को खाना देना चाहिए, अनाज देना चाहिए। तहान लेल्यास, तहान लेल्यास मतलब प्यासे को, कि जो प्यासे हैं उन्हें पानी देना चाहिए। आणि हेही जमले नाही तर, और अगर ये भी नहीं हम कर सके तो तर अभाग्यांना, अभागी मतलब दुर्भागी, जो गरीब होते हैं, तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। और अगर हम ये भी नहीं कर पाए तो अभागी, अभागी मतलब गरीबों को शाल तो ज़रूर देनी चाहिए, जिससे वो अपनी ज़रूरतमंद चीज़ लेकर कुछ दिनों के लिए गुजारा कर सके। ओके, इसका मतलब हर अभागी, हर गरीब इंसान को हमें सम्मान देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, जैसा कि हमने देखा कि लेखक राघव जाधव ने उस गरीब औरत और उस बूढ़े मातारा, उस बूढ़े भिखारी की मदद शाल देकर की। ओके, सो आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा या आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।